हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BHIC 103 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है भारत का इतिहास द्वितीय। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है भैया? जिसमें 5 इयर्स के PYQ को देख कर लिया गया है। इनमें जितने भी क्वेश्चन लिया गया है वो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो आपके जोन एग्जाम एंड दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही दिसंबर 26 में एग्जाम देने वाले हैं, जून में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो डायरेक्ट मैसेज करके आप इंस्टा में पूछ सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। देखिए हम लोग इतिहास में ही है, और ये इतिहास क्या है? इतिहास देखो, भारत का इतिहास द्वितीय है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे इतिहास रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका है, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। तमिलाकम के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन पर क्या करना है? चर्चा करना है। तो समझिए, सुनिए। तमिलाकम जो है कि वो प्राचीन दक्षिण भारत का एक क्या है? समृद्ध क्षेत्र था, जो मुख्यतः आज के तमिलनाडु और आसपास के तमिलनाडु के और उनके आसपास के हिस्सों में फैला हुआ है। ठीक है, कौन? तमिलाकम। इसका आर्थिक संगठन कृषि प्रधान था, जिसमें चावल, जौ और तिलहन मुख्य फसलें थी। ठीक। तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ना, मतलब कि समुद्री इलाका के या फिर नदी के साइड वाले जो क्षेत्र हैं उनमें मछली पकड़ना और व्यापारिक गतिविधियां भी आम थी। व्यापारिक मार्गों के माध्यम से अरब और रोमन देशों के साथ आयात और निर्यात होता था। ठीक। तो व्यापार में आयात निर्यात कहाँ होता था? रोमन देशों के साथ, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। हस्तकला, धातु उद्योग और ज्वेलरी निर्माण भी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां थी। राजनीतिक संगठन में तमिलाकम छोटे छोटे राजाओं द्वारा शासित सामंत। ठीक है, तो सामंत समझ लेते हो ना, छोटे छोटे जो राज्य के उनके होते थे, राज्य में जो खास करके व्यक्ति होते, प्रमुख होते थे। ठीक, तो वो सब सामंत बोला जाता था। तो सामंत राज्यों में विभाजित था। सबसे प्रमुख 3 वंश थे उसमें, चोल, पांड्य और चालुक्य वंश। प्रत्येक राज्य में राजा जो है कि सर्वसत्ता का धनी होता था, और उसके तहत स्थानीय अधिकारियों का तंत्र काम करता था। न्याय व्यवस्था और कर संग्रहण प्रणाली क्या थी? व्यवस्थित थी। सामाजिक संगठन जाति और पेशे पर आधारित था। ब्राह्मण और कृषि पेशे से जुड़े लोग समाज में उच्च स्थान रखते थे। व्यापारियों और कारीगरों की अपनी सामाजिक पहचान थी। परिवार और गांव की भूमिका समाज में क्या थी? महत्वपूर्ण थी। स्त्रियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों में अपेक्षाकृत स्वतंत्र थी। तमिलाकम का संगठन एक कृषि व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, शक्तिशाली राजनीतिक संरचना और व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था पर आधारित था, जिसने इसे दक्षिण भारत के प्राचीन सभ्यता में प्रमुख बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से सुनते जाना है। हेडफोन लगा लीजिए, शांत में बैठिए। और देखिए ये पीडीएफ जो है कि आप परचेस करना चाहते हैं, ये पीडीएफ जो भी, देखिए वीडियो में आपको जो दिया जा रहा है यहाँ पे फ्री है। आप चाहें तो वीडियो को रोक रख कर भी अपना नोट्स देख सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं वीडियो का रोक करना देखे, वैसे समझना तो है ही, फिर भी अगर चाहते हैं कि पीडीएफ ले लें रिवीजन के लिए, तो आप पीडीएफ परचेस कर लीजिए। बहुत हेल्पफुल होगा हमारा पीडीएफ आपके लिए। और मैं आपको ना पढ़ते हुए, रीड करते हुए समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? क्योंकि टाइम भी कम है और ऐसे करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। क्योंकि एक स्टूडेंट सिर्फ आप नहीं हो, और बहुत सारे सब्जेक्ट कोड के वीडियोस बनाने पड़ते हैं ना, सो इसीलिए सबको तो देखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके 200 BCE से 300 CE तक। 200 BCE मतलब समझ लो पहले, 200 BCE मतलब किसके? जो ईसा मसीह के जो जन्म है उनसे पहले की बात कह रही है, और ईसा मसीह की बात 300 CE मतलब ईसा मसीह जन्म के बाद की बात है ना? तो BCE मतलब बहुत बहुत पहले है ना, प्राचीन काल के, प्राचीन काल से पहले के समय, मतलब समझ में आ गया कि ये समझ लो BCE मतलब ये समझ लो कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और CE बोला जाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। समझ में आ गया? ऐसे। सो 200 BCE से 300 CE के मध्य जो व्यापार और शहरीकरण की प्रमुख विशेषता था, उनके बारे में बताना है। चलिए, तो 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो समय था,
वो भारत और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार और शहरीकरण के दृष्टिकोण से क्या था, महत्वपूर्ण था। इस अवधि में व्यापार ने आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में विस्तार किया। आंतरिक व्यापार में नदियों, भूमि मार्गों और बाजारों के माध्यम से कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प और धातु सामान का लेन-देन होता था। बाहरी व्यापार में रोमन, अरब और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ वस्त्र, मसाले, गहने और लकड़ी का आदान-प्रदान शामिल था। विशेष रूप से तटीय बंदरगाह जैसे ताम्रलिप्ति, कन्हेरी और पोनानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र बन गया। शहरीकरण की प्रमुख विशेषता नगरों का योजनाबद्ध निर्माण था। नगरों में सड़कें, जल आपूर्ति की व्यवस्था, नगरवधु और बाजार क्षेत्र स्पष्ट रूप से विकसित थे। शहरी केंद्रों के आसपास कुटीर उद्योग, भट्टियां और कार्यशालाएं फैली थी। नगरों में सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए मंदिर, सभागृह, जलाशय बनाए गए थे। यह शहरी जीवन, व्यापार और प्रशासन के केंद्र के रूप में उभरा। इस काल में व्यापार और शहरीकरण ने आर्थिक समृद्धि, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक संपर्क को क्या किया, बढ़ावा दिया। व्यापारिक मार्गों और नगरों की संरचना ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया और प्राचीन भारत की सभ्यता को वैश्विक स्तर पर प्रमुख बनाया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है। गुप्त और उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था और समाज में आए परिवर्तन पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो चलिए समझते हैं। गुप्त और उत्तर गुप्त काल की अगर बात करें तो 4वीं से 6वीं सदी की बात हो जाएगी यहाँ पे, जिसमें भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है ना। इस काल को, इस समय को भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग। तो इस समय को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि में अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधानता बनी रही, लेकिन व्यापार और शहरीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नदियों और व्यापार मार्गों के माध्यम से वस्त्र, धातु, खनिज और मसालों का आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन-देन हुआ। तटीय और आंतरिक बाजारों के विकास से शहरी केंद्र का निर्माण हुआ। शहरों में शिल्प, धातु कला, मूर्ति कला और कुटीर उद्योग उभरे। मुद्रा प्रणाली और कर व्यवस्था व्यवस्थित हुई, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ी। बदलाव में जातिगत और धार्मिक संरचना में स्थिरता थी, लेकिन शिक्षा, कला, संस्कृति ने समाज को एक नया रूप दिया। ब्राह्मण वर्ग धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों में प्रभावशाली था। स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वतंत्र थी, विशेषकर आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों में। बौद्ध और जैन धर्मों के साथ-साथ हिंदू धर्म के मंदिरों और धार्मिक संस्थानों का निर्माण सामाजिक जीवन में केंद्र बन गया। गुप्त और उत्तर गुप्त काल में आर्थिक समृद्धि, व्यापार और शहरीकरण के साथ-साथ सामाजिक सांस्कृतिक विकास ने भारत को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। हर्ष की राजनीतिक उपलब्धियों पर एक निबंध लिखिए। समझिए, हर्ष कहा जाए तो हर्षवर्धन, ठीक है, जिसका समय काल था 6 से लेके 647 ईस्वी, ठीक। तो ये हर्षवर्धन जो है कि भारतीय इतिहास के एक प्रभावशाली क्या था स्टूडेंट्स, राजा था, शासक था, जिन्हें उत्तर भारत का साम्राज्य एकीकृत करने के लिए जाना जाता है। उत्तर भारत का साम्राज्य इन्होंने हासिल किया। उनकी राजनीतिक उपलब्धियां सैन्य, प्रशासनिक और कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। हर्ष ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करके लोह, मालवा और कश्मीर सहित कई छोटे राज्यों और सामंतों को अपने अधीन किया। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में अस्थायी राजनीतिक एकता क्या हुई, स्थापित हुई। उनका प्रशासन केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित था। कर प्रणाली, न्याय और सैन्य संगठन में दक्षता थी। हर्ष ने शांति और सुरक्षा बनाए रखी, जिससे कृषि और व्यापार में विकास हुआ। धार्मिक सहिष्णुता उनकी नीति का आधार थी। उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण दिया। हर्ष का दरबार विद्वानों और कवियों के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने साहित्य, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया। प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित्र उनके शासन और कार्यों का ऐतिहासिक प्रमाण है। हर्ष ने अंतर्राज्यीय संबंधों में कूटनीति का प्रभावी प्रयोग किया। निष्कर्ष ये निकलता है
कि हर्ष की राजनीतिक उपलब्धियां साम्राज्य का एकीकरण, प्रशासनिक दक्षता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संरक्षण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके शासन ने उत्तर भारत में स्थायित्व, समृद्धि और शांति स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्टूडेंट्स। 320 ईस्वी से 800 सी तक तक महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में बताना है। चलिए, 300 ईस्वी पूर्व की बात करें और 800 ईस्वी, 300 ईस्वी पूर्व मतलब बर्थ डेट ईसा मसीह के पहले की बात किया जाए, और ईसा मसीह के डेथ के मतलब ईसा मसीह के 800 ई के बाद बात किया जाए, तो भारत में महिलाओं की बर्थ डेट की बात 800 ईस्वी के बाद, ठीक है। तो 800 यानी बर्थ डेट से पहले ईस्वी पूर्व बोला जाता है, बर्थ डेट के बाद ईस्वी बोला जाता है, ध्यान देना। तो 300 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक भारत में महिलाओं की स्थिति समय और क्षेत्र के अनुसार भिन्न रही है ना। इस काल को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि समाज में महिलाओं की भूमिका में कुछ बदलाव और सीमाएं दोनों दिखाई दिए। क्या सामाजिक स्थिति की बात करें तो स्त्रियों की स्वतंत्रता वैदिक काल की तुलना में कम हुई। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के कारण वह विवाह उत्पत्ति पर जोर बढ़ा। विधवाओं और अविवाहित महिलाओं पर सामाजिक नियंत्रण कड़ा हुआ। उच्च जातियों में महिलाओं का मुख्य कर्तव्य घर और परिवार के आसपास केंद्रित था। आर्थिक स्थिति की बात करें तो महिलाएं कृषि, गृह और कुटीर उद्योगों में सक्रिय थी। कुछ स्त्रियां व्यापारिक गतिविधियों में भी भाग लेती थी। शैक्षिक और धार्मिक स्थिति की बात करें तो कुछ ब्राह्मण और कुलीन परिवारों की महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी। बौद्ध और जैन संप्रदायों ने महिलाओं के लिए साधना और शिक्षा के अवसर दिए। रानी और राजकुमारी प्रशासनिक और कूटनीतिक कार्यों में शामिल होती थी। सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो महिलाओं ने संगीत, नृत्य और साहित्य में भी योगदान दिया। मंदिर और धार्मिक संस्थान उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बने। निष्कर्ष की बात करें तो 300 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक महिलाओं की जो स्थिति थी वह मिश्रित थी, जहां सामाजिक नियंत्रण बढ़ा, वहीं धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण रही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कला की व्याख्या कीजिए। प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला की धार्मिक, शाही और सामाजिक जीवन का क्या था, प्रमुख अंग थी। इसका विकास ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों में हुआ। मुख्य प्रकार इस प्रकार देखा जा सकता है। पहला, मंदिर स्थापत्य, धार्मिक उद्देश्य के लिए निर्मित। प्रमुख शैली की बात करें, नगर शैली जो उत्तर भारत में है, और ऊंचे शिखर और गर्भगृह, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, पिरामिडकार वृषभ और विशाल प्रांगण। नेक्स्ट उदाहरण की बात करें तो खजुराहो मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। स्तूप और गुफा स्थापत्य की बात करें तो बौद्ध धर्म के लिए विकसित स्तूप जो है वो बौद्ध स्मारक जैसे सांची स्तूप। गुफा मंदिर की बात करें तो गुफाओं को साधना और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जाता है, जैसे अजंता और एलोरा गुफाएं। महला और किला स्थापत्य की बात करें तो शासक राजा और शासकों के निवास तथा सुरक्षा के लिए, है ना, ये जो महल और किला स्थापत्य बनाया गया था, किसके लिए, राजा और शासकों के निवास तथा सुरक्षा के लिए। जैसे उदाहरण राजगढ़ किला, किला और जयपुर महल। सार्वजनिक और नागरिक स्थापत्य की बात करें तो नगर नियोजन, जलाशय, बावड़ी, बाजार, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर नियोजन उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक, समझ रहे हो। ये प्राचीन काल के अकॉर्डिंग। मूर्ति और शिल्प कला की बात करें तो मंदिर और स्तूप पर मूर्तियां, शिलालेख और सजावटी कला। उदाहरण की बात करें तो खजुराहो और नृत्य मूर्ति। तो इस तरह से आपने क्या देखा, प्राचीन भारत। निष्कर्ष, प्राचीन भारत की स्थापत्य कला धार्मिक, संस्कृति और प्रशासनिक जीवन को दर्शाती है। यह न केवल तकनीकी कौशल बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि का प्रतीक है।
क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है। कुषाण सत्ता के उद्भव तथा स्थापना पर एक लेख लिखिए। कुषाण वंश का उद्भव मध्य एशिया के यूएजी क्यूच क्यूच जनजाति से हुआ। ये जनजातियां चीन से पश्चिम की ओर आई और अफगानिस्तान, पंजाब और सिंधु घाटी में बस गई। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में कनिष्क ने कुषाण सत्ता की स्थापना की। उनकी राजधानी पुरैना संभवतः मथुरा या फिर पेशेवर में थी। इनके राजनीति के महत्व की अगर बात करें तो कुषाणों ने उत्तरी भारत के बड़े हिस्से को एकीकृत किया। उन्होंने प्रभावी प्रशासन और सेना का निर्माण किया। आर्थिक योगदान इसका देखिए तो कुषाणों ने व्यापार को क्या क्या बढ़ावा दिया, विशेषकर किसका, रेशम मार्ग और के माध्यम से, किसके माध्यम से, रेशम मार्ग के माध्यम से। इससे भारत और पश्चिम एशिया रोमन साम्राज्य के देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए। सांस्कृतिक योगदान इसमें क्या कि कुषाण जो है कि शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। किस धर्म को, बौद्ध धर्म को। गांधार कला का विकास हुआ। इनके सिक्कों और शिलालेखों से उस समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों का क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। निष्कर्ष देखिए, कुषाण सत्ता उद्भव स्थापना भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजनीति स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक उन्नति में बड़ा योगदान दिया। उनके शासन काल ने भारत और मध्य एशिया के बीच संपर्क क्या क्या मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर 8 में है, तमिलाहम के राज्य गठन की प्रक्रिया पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। किसके, तमिलाहम के राज्य गठन। समझिए, तमिलहम साहित्य और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार प्राचीन तमिल क्षेत्रों में छोटे छोटे सामुदायिक सामुदायिक और ग्राम स्तर के संगठन पहले थे। इन समूहों में प्रमुख भूमिकाएं गांव के मुखिया और कुलीन परिवार निभाते थे। धीरे धीरे इन समूहों ने मिलकर बड़े राजनीतिक संगठन का रूप लिया, जिसे प्रारंभिक तमिल राज्य भी कहा जा सकता है ना। राज्य गठन की प्रक्रिया मुख्यतः निम्न चरणों में हुई। सामुदायिक संगठन के अनुसार छोटे गांव और कबीले एकजुट होकर क्या किया, सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन के लिए गठित हुए। ठीक है। दूसरा कारण है ग्राम राज्य व्यवस्था का विकास के कारण प्रत्येक गांव में मुखिया और पंचायत ने प्रशासन, न्याय और कर संग्रह की जिम्मेदारी संभाली। फिर सैन्य संगठन और विस्तार, कबीले और गांव ने मिलकर क्या किया, सेना का गठन किया, जिससे क्षेत्रीय अधिकार और सत्ता का विस्तार हुआ। राजाओं का उद्भव, शक्तिशाली परिवारों और सेनापतियों ने राजा के रूप में सत्ता संभाली। कई छोटे राज्यों का एकीकृत नियंत्रण स्थापित किया गया। सांस्कृतिक और धार्मिक एकता की कोटिंग, भाषा, धर्म और साहित्य के माध्यम से राज्य की पहचान और स्थिरता सुनिश्चित की गई। तो निष्कर्ष में लिख सकते हैं, तमिलाहम राज्य निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे सामुदायिक संगठन से केंद्रीकृत शासन तक विकसित हुई, है ना। कैसे हुआ था भाई, सामुदायिक संगठन से केंद्रीकृत शासन तक विकसित हुई। यह प्रक्रिया सामाजिक, सैन्य और सांस्कृतिक कारकों के सम्मिलित से क्या होगा, इसमें संभव हुआ, है ना, सांस्कृतिक कारकों के। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गुप्तों के प्रशासनिक व्यवस्था पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। गुप्त वंश की बात करें 320 से 550 से भी ईस्वी तक की कहा जाएगा। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग है गुप्त वंश। जब भी गुप्त वंश का नाम सुनेंगे तो समझ लेना भारत का ये स्वर्णिम युग था। इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी और सुव्यवस्थित थी। गुप्त शासन केंद्रीकृत और क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत था। राजनीतिक संगठन इसका देखा जाए तो गुप्त सम्राटों ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे राज्य तरह या फिर प्रांतों में बांटा। प्रत्येक प्रांत का प्रशासनिक प्रमुख महाधिकारी या फिर राजा होता था, जो केंद्र को कर और सेना में सहायता प्रदान करता था। राजधानी में राजा का सचिवालय, मंत्री परिषद थी। सैन्य प्रशासन की बात करें तो सैन्य संगठन क्या था, मजबूत था। प्रत्येक प्रांत में स्थानीय सैनिक और सेना की इकाइयां थी। युद्ध और सुरक्षा के लिए सामंतों और क्षेत्रियों की सहायता ली जाती थी। आर्थिक और कर प्रशासन, गुप्तों ने भूमि कर, व्यापार कर और स्थानीय शुल्क लगाकर राजस्व संग्रह किया। कृषक और व्यापारी कर देने के मुख्य स्रोत थे। सांस्कृतिक और न्यायिक प्रशासन की बात करें
तो ये गुप्त शासक धार्मिक और संस्कृति के संरक्षक थे। न्याय व्यवस्था में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। पंचायत और स्थानीय न्यायाधीश भी काम करते थे। निष्कर्ष की बात करें तो गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत, प्रभावी और सुव्यवस्थित थी। उन्होंने प्रांतीय प्रशासन, कर प्रणाली और न्यायिक प्रबंधन को सुव्यवस्थित करके भारतीय इतिहास में स्थिर शासन स्थापित किया। गुप्तोत्तर काल में सामान्य पतन की अवधारणा की आलोचना प्रस्तुत कीजिए। कुछ इतिहासकार गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पूरे भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कमजोर होने की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जिसे सामान्य पतन कहा जाता है। उनके अनुसार गुप्तोत्तर काल लगभग 550 से 560 ईस्वी माना जाता है, जिसमें राजनीतिक स्थिरता खत्म हो गई, साम्राज्य विखंडित हो गया और कला संस्कृति का क्या हो गया, कला संस्कृति गिर गया। इसकी आलोचना की बात करें तो पहला, सांस्कृतिक विकास जारी रहा। गुप्तों के पतन के बाद दक्षिण भारत और बंगाल में कला, साहित्य और मंदिर निर्माण का विकास जारी रहा। इसका मतलब है कि सांस्कृतिक पतन नहीं हुआ। सांस्कृतिक पतन क्या था भाई? जारी था। आर्थिक गतिविधियां की बात करें तो ये सक्रिय रही। व्यापार, कृषि और कर संग्रह गुप्तोत्तर काल में भी चलते रहे। विशेषकर समुद्री व्यापार और स्थानीय बाजार सक्रिय थे। राजनीतिक दृष्टि की बात करें, राजनीतिक विविधता, राजनीतिक विखंडन के बावजूद नए क्षेत्रीय, राज्य और सामाजिक संगठन उभरे, जिससे केंद्रीकृत शासन की जगह लचीली और अस्थायी प्रशासनिक मॉडल आया। इतिहासकारों की एक तरफा दृष्टि की बात करें तो पतन की अवधारणा मुख्यतः उत्तरी भारत पर आधारित है। दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था मजबूत बनी रही। गुप्तोत्तर काल में पूर्ण पतन कहना ठीक नहीं है। यह केवल राजनीतिक केंद्रीकरण की कमी थी, जबकि संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को अपने विकास में सक्रिय रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विभिन्न स्वरूपों में पौराणिक हिंदू धर्म के उद्भव की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। पौराणिक हिंदू धर्म, जिसे वैदिक धर्म के बाद विकसित धार्मिक परंपरा माना जाता है, इनका उद्भव धीरे-धीरे हुआ। इसका विकास आर्य और गैर आर्य संस्कृतियों के मिश्रण से पॉसिबल हो पाया। सामाजिक आवश्यकता और धार्मिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप ये हुआ। इनका उद्भव और प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या है? इस धर्म के तो वैदिक धर्म से विकास हुआ। आर्य लोगों के वैदिक धर्म में ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि शामिल थे। या आर्यों ने अग्नि और अन्य देवताओं की पूजा की, जो प्राकृतिक शक्तियों के क्या थे? प्रतीक थे। लोक धर्म और देवी देवताओं पर समावेश, आदिवासी और स्थानीय देवी देवताओं और पितृ सत्तात्कार जैसी परंपराओं को वैदिक धर्म में समाहित किया गया। महाकाव्य और पुराणों का योगदान की बात करें तो रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों के माध्यम से धर्म में नैतिकता, धर्म और सामाजिक नियमों का विकास हुआ। अद्वैत और भक्ति परंपराएं, उपनिषद और भगवत गीता ने आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति के महत्व को बढ़ावा दिया, जिससे धर्म के व्यक्तिगत और सार्वभौमिक स्वरूप का विकास हुआ। धार्मिक और सामाजिक बहुलता, विभिन्न सामाजिक वर्ग, जातियां और क्षेत्रीय प्रथाओं ने हिंदू धर्म को बहुआयामी और लचीला बनाया। निष्कर्ष की बात करें तो पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसमें वैदिक, स्थानीय और भक्ति परंपराओं का समन्वय हुआ। इसका स्वरूप समय, स्थान और समाज के अनुसार विकसित होता रहा, जिसे हिंदू धर्म एक जीवंत और बहुसांस्कृतिक धार्मिक परंपरा बना। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौर्योत्तर काल में स्तूप व रॉक कट वास्तुकला की उत्पत्ति पर चर्चा कीजिए। समझिए यहाँ ध्यान से, मौर्योत्तर काल लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक में देखा जाता है मौर्योत्तर काल को। तो मौर्योत्तर काल में भारत में धार्मिक और वास्तुकला का महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस काल में विशेष रूप से बौद्ध धर्म की स्थापत्य परंपरा का प्रसार हुआ। स्तूपों का उद्भव की बात करें तो स्तूप मूलतः बौद्ध धर्म की श्रद्धा स्थलों का प्रतीक है, जहां बुद्ध के अवशेष या फिर धर्म संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती है। प्रारंभिक स्तूप मौर्य शासनकाल में अशोक ने बनवाए, लेकिन मौर्योत्तर काल में इन्हें सजावटी रूप दिया गया, थोड़ा सा सुंदर बनाया गया।
सांची की बात करें तो भालके और नागार्जुन कोट जैसे प्रमुख उदाहरण है। यहाँ ढांचे में द्वारिका चक्र और परिपथ जैसी विशेषताएं दिखाई देती है। रॉक कट की वास्तुकला का विकास मौर्योत्तर काल में प्राकृतिक चट्टानों को काटकर गुफाएं, मठ और स्तूप निर्मित किए गए। भिक्षुओं के रहने और ध्यान करने के लिए गुफाओं में कक्ष बनवाए गए। अजंता, एलोरा, बाड़ीज गुफाएं प्रमुख उदाहरण हैं, जिनमें धार्मिक चित्रकला और मूर्तिकला भी क्या है स्टूडेंट शामिल है। और विशेषताएं की बात करें तो इस काल की वास्तुकला में धर्म और कला का संयोजन स्पष्ट है। धार्मिक उद्देश्य के साथ साथ स्थापत्य में सजावट, मूर्तिकला और चित्रकला का प्रयोग बढ़ा। निष्कर्ष क्या है भाई? मौर्योत्तर काल में स्तूप और रॉक कट वास्तुकला ने भारतीय बौद्ध स्थापत्य कला को समृद्ध किया। इसने धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टि से अस्थायी योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, दक्कन में कृषि बस्तियों के प्रसार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा सामाजिक जीवन पर उनके प्रभाव की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। दक्कन क्षेत्र मध्य और दक्षिण भारत की पठारी इलाकों में प्रचलित प्राचीन काल से कृषि सॉरी तो दक्कन क्षेत्र की बात करें तो कहाँ बोला जाएगा? मध्य और दक्षिण भारत के पठारी इलाका। तो दक्कन क्षेत्र में प्राचीन काल से कृषि महत्व था। कृषि बस्तियों का प्रसार इससे इस क्षेत्र की प्राकृतिक उपयुक्तता और जल स्रोतों के कारण क्या हुआ स्टूडेंट? संभव हुआ। आलोचनात्मक परीक्षण की बात करें तो अस्थायित्व और विकास, कृषि बस्तियां अस्थायी निवास और उत्पादन का केंद्र बन गई। यह विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय व्यापार को क्या किया स्टूडेंट्स? बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, भू राजनीतिक प्रभाव। कुछ बस्तियां सामरिक दृष्टि से मजबूत बन गई, जिससे छोटे छोटे राज्य क्षेत्रीय राज्यों का क्या हुआ? गठन संभव हुआ। सीमाएं, जल स्रोतों और भूमि की उपजाऊता पर निर्भरता के कारण कृषि बस्तियां कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती थी। सामाजिक जीवन पर इसका प्रभाव की बात करें तो सामुदायिक संगठन, स्थायी बस्तियों में पंचायत और सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई। जाति और आर्थिक संरचना की बात करें तो कृषक, शिल्पकार और व्यापारी वर्ग उभरे, जिससे सामाजिक का क्या हुआ? विभाजन स्पष्ट हुआ। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो अस्थायी बस्तियों ने पूजा, त्योहार और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य किया। आजीविका और परिवार, कृषि जीवन ने परिवार और उत्पादन आधारित समुदाय को सुदृढ़ किया। इसका निष्कर्ष समझिए, दक्कन क्षेत्र में कृषि बस्तियों का प्रसार न केवल आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि इससे सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक जीवन और सामुदायिक सहयोग को भी बल मिला। हालांकि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, सीमित उत्पादन की चुनौतियां भी क्या है? बनी रही। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 200 बीसीई से 300 बीसीई। अब यहाँ पे बीसीई, यहाँ पर सॉरी अच्छा, बीसी मतलब कि अब ये समझ लो ये है ईसा मसीह का बर्थ। तो बर्थ डेट से पहले बीसीई कहा जाएगा। तो इससे पीछे जाएंगे जितना उतना बीसीई में पहुंचेंगे, और इससे आगे जाएंगे वो सीई में पहुंचेंगे। समझ में आ गया? तो 200 बीसीई से 300 सी तक जो भारतीय उपमहाद्वीप में के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्र का उद्भव हुआ, ये कैसा हुआ? तो ये क्वेश्चन हम लोग देखो, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया, लेकिन ये क्वेश्चन को हम लोग ने पहले कर लिया है। ठीक है, और इसे इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो इसे वीडियो को रोक कर अगर पढ़ना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? उसमें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, गुप्तोत्तर राज्य व्यवस्था, समाज व अर्थव्यवस्था की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। गुप्तोत्तर काल की बात करें स्टूडेंट्स, लगभग 550 से लेकर 60 ईस्वी तक माना जाता है।
650 ईस्वी है ना, 550 ईस्वी से लेके 650 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हुआ। जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, राज्य व्यवस्था की बात करें स्टूडेंट्स, तो केंद्रीकृत गुप्त प्रशासन का धीरे धीरे क्षरण हो गया और छोटे छोटे राज्यों और सामंतिक सत्ता क्या हो गई, उभर गई। राजा और सामंत स्थानीय प्रशासन, कर संग्रह और सुरक्षा में प्रभुत्व रखते थे। सामंत मतलब होता है उनके कहते हैं मिनिस्टर, जो होते हैं उस समय के मिनिस्टर है ना, विधायक, ये सब। तो राजनीतिक एकता कमजोर होने के बावजूद क्षेत्रीय शासन में स्थिरता बनी रही। समाज की बात करें तो जाति और सामाजिक विभाजन का इसमें महत्व बना रहा। ग्राम और सामुदायिक संगठन मजबूत रहे। अस्थायी कृषि, बस्तियों और नगरों के कारण सामाजिक जीवन संगठित हुआ। धर्म और संस्कृति ने सामाजिक एकता और पहचान बनाए रखी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि मुख्य आय का क्या था, स्रोत बनी रही। व्यापार और हस्तशिल्प स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय थे। कर प्रणाली, उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था ने अस्थायित्व बनाए रखा। समुद्री व्यापार और अंतरराज्यीय व्यापार से इसमें आर्थिक जीवन सुदृढ़ हुआ। निष्कर्ष, गुप्तोत्तर काल में राज्य व्यवस्था केंद्रीकृत नहीं था, लेकिन स्थानीय शासन सक्रिय था। समाज और अर्थव्यवस्था में अपनी गतिशीलता और स्थिरता बनाए रखी। इस काल ने राजनीतिक विखंडन के बावजूद सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को क्या रखा स्टूडेंट्स, जीवित रखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रेणी व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर एक लेख लिखिए। श्रेणी व्यवस्था है ना, तो भारतीय समाज में प्राचीन काल से श्रेणी व्यवस्था यानी कि वर्ण प्रणाली का प्रभाव रहा। यह व्यवस्था सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन को संगठित करने का क्या था, साधन थी। मुख्य वर्ग इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब। और ब्राह्मण की बात करें तो इन्हें वेदों का ज्ञान रखने वाला कहा जाता है। वेदों का ज्ञान था इन्हें, और शिक्षक और पुरोहित यही होते थे। क्षत्रिय बात करें तो वो राजा, सेनापति और सुरक्षा प्रदान करने वाले होते थे। वैश्य की बात करें तो वैश्य में व्यापारी आते थे, कृषक आते थे और आर्थिक गतिविधियां के संचालन करता आते थे। शूद्र की बात करें तो ये सेवा करने वाले, शिल्प और श्रम के कार्य करने वाले होते थे। ठीक है, तो ये समझ गए। कार्य क्षेत्र की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का जीवन और पेशा निश्चित था। सामाजिक कर्तव्य और पेशागत दायित्व वर्गानुसार तय होते थे। विवाह, आचार व्यवहार, सामाजिक संबंधों में वर्गीय सीमाएं स्पष्ट थी। सांस्कृतिक और धार्मिक आधार की बात करें तो वेदों और धर्मशास्त्रों में वर्णों का वर्णन किया गया। प्रत्येक वर्ग के कर्म और दायित्व धर्म और कर्म के सिद्धांतों से जुड़े थे। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, श्रेणी व्यवस्था ने समाज में स्थिरता बनाए रखी। आर्थिक गतिविधियां और पेशेवर कौशल वर्गानुसार व्यवस्थित हुए। हालांकि समय के साथ यह व्यवस्था सामाजिक असमानता और गतिशीलता में बाधक बनी। निष्कर्ष क्या है कि श्रेणी व्यवस्था ने प्राचीन भारतीय समाज को संरचना और पहचान दी। यह सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों के आधार पर कार्य करती थी, लेकिन स्वतंत्रता और समानता में सीमाएं भी उसमें उत्पन्न करती थी। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैदिक व पौराणिक साहित्य के उद्भव। कौन सा, वैदिक और ये पौराणिक, दोनों साहित्य के क्या कह रहे हैं, उद्भव का मतलब ये कैसे हुआ, कैसे उद्भव हुआ। वैदिक और पौराणिक साहित्य कैसे आए दुनिया में। तो भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग भारतीय साहित्य और संस्कृति में वैदिक और पौराणिक साहित्य का अत्यंत महत्व है। वैदिक साहित्य आर्यों के आगमन और उनके धार्मिक जीवन के अनुभवों से उत्पन्न हुआ। क्या कह रहे हैं कि जो वैदिक साहित्य आया, जब आर्यों का आगमन हुआ उसी समय उनके जीवन से उत्पन्न हुआ, अनुभवों के उत्पन्न से।
इसका मुख्य उद्देश्य देवताओं की पूजा और अनुष्ठानों का निर्देश देना था। वैदिक ग्रंथों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल है। इसमें मंत्र, स्तुतियां और यज्ञ विद्याएं विस्तृत रूप से वर्णित है। वैदिक साहित्य मुख्यतः कर्मकांड और सामाजिक धार्मिक नियमों पर आधारित है। अब बात करते हैं पौराणिक साहित्य की। तो पौराणिक साहित्य वैदिक धर्म के बाद क्या हुआ, विकसित हुआ, है ना। इसमें धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक कथाएं क्या है, सम्मिलित है। उसमें पौराणिक साहित्य में प्रमुख ग्रंथों में जैसे कि रामायण, महाभारत, विभिन्न पुराण इसमें शामिल है। पौराणिक साहित्य में क्या है, यह सब शामिल है। पौराणिक साहित्य ने लोक देवताओं, अ, भक्ति परंपराओं और नैतिक शिक्षाओं का समावेश किया। यह समाज और धर्म को सरल और व्यापक रूप में जनता तक पहुंचाने का माध्यम बना। वैदिक और पौराणिक साहित्य के उद्भव की प्रक्रिया क्रमिक थी। पहले धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड पर ध्यान दिया गया, फिर कथाओं, देवी देवताओं और भक्ति परंपराओं के माध्यम से समाज में नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा फैलती गई। अब निष्कर्ष की बात करें तो क्या समझे, वैदिक साहित्य ने धार्मिक ज्ञान और कर्मकांड स्थापित किया, जबकि पौराणिक साहित्य ने कथा, भक्ति, नैतिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज और संस्कृति को समृद्ध किया। दोनों साहित्य परंपराएं आज भी भारतीय संस्कृति की क्या है भाई, आधारशिला है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखें। तो धातु कर्म, जल व्यवस्था, अभियांत्रिकी, खगोल विज्ञान व गणित में भारतीय विज्ञान का क्या योगदान है, बताइए इसके बारे में। चलिए आंसर को समझते हैं, देखते हैं। प्राचीन भारत ने विज्ञान और तकनीक के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धातु कर्म में भारतवर्ष अत्यंत क्या था स्टूडेंट्स, उन्नत था। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे, सीसा, कांस्य और लोहे के उपकरण पाए गए। ठीक है। मौर्य काल और गुप्त काल में लोहे की जो मजबूत शिलाएं स्तंभ, जैसे दिल्ली का लौह स्तंभ निर्मित हुए थे, जो जंग प्रतिरोधी और अत्यंत क्या थे स्टूडेंट्स, टिकाऊ थे। जल व्यवस्था अभियांत्रिकी में प्राचीन भारतीय विद्वानों ने उत्कृष्ट कार्य किया। सिंधु घाटी और दक्षिण भारत के नगरों में जलाशय, कुएं, नहरें और टैंक बनाए गए। उदाहरण के लिए धौलावीरा की जल संचयन प्रणाली और दक्षिण भारत के मंदिरों के जलाशय, इनका उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण था। खगोल विज्ञान में भारतीय विद्वानों ने ग्रहों, नक्षत्रों और सूर्यमास की गणना की। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन और ग्रहों की गति पर महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। सूर्य सिद्धांत और पंचांग विमान से समय मापन और ज्योतिष में योगदान हुआ। गणित में क्या हुआ, भारतीय विद्वान ने शून्य और दशमलव प्रणाली की क्या की स्टूडेंट्स, खोज की। जैसे आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया है ना। इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, बीज गणित, त्रिकोणमिति और समीकरणों में भी महत्वपूर्ण इसका योगदान हुआ। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने गणित में अद्वितीय खोज की है ना। प्राचीन भारत ने विज्ञान और तकनीक के इन चार क्षेत्र में वैश्विक योगदान दिया। इन नवाचारों ने मतलब नया विचारों ने केवल तत्कालीन समाज की प्रगति सुनिश्चित की, बल्कि ही नहीं की, बल्कि अ, इन नवाचारों ने न केवल तत्कालीन समाज की प्रगति सुनिश्चित की, बल्कि आधुनिक विज्ञान के लिए भी ये आधारशिला रखी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 तक जो हम लोगों ने देखा वो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे। अब जो हम लोग देख रहे हैं वो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख रहे हैं टिप्पणी में। तो टिप्पणी 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो ध्यान दीजिए। पहला टिप्पणी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड टिप्पणी तमिल साहित्य के बारे में। क्या है तमिल साहित्य? तमिल साहित्य भारत का सबसे प्राचीन और समृद्ध साहित्य माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से संगम साहित्य, भक्ति साहित्य, नैतिक ग्रंथ और ऐतिहासिक कविताएं शामिल है। संगम साहित्य में वीरता, प्रेम और समाज के जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है।
भक्ति साहित्य भगवान शिव, विष्णु और देवी देवताओं की भक्ति और श्रद्धा को उजागर करता है। इस साहित्य में नैतिकता, सामाजिक आदर्श और जीवन के मूल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तमिल साहित्य भाषा, संस्कृति और धार्मिक विश्वासों का दर्पण है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने में सहायक रहा है। ख नंबर टिप्पणी देखिए, उदयगिरी और एरन मूर्तिकला। उदयगिरी और एरन की मूर्तिकला प्राचीन भारतीय शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। उदयगिरी की गुफाएं और यरन की मूर्तियां गुप्तकालीन कला को दर्शाती है। इन मूर्तियों में देवी देवताओं, युद्ध और जीवन दृश्यों का क्या है स्टूडेंट्स, चित्रण मिलता है। कला में कला में प्राकृतिकता, सौंदर्य और सूक्ष्म विवरणों का अद्भुत मेल दिखाई देता है। यह मूर्तिकला धार्मिक विश्वास और समाज की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट के बारे में समझते हैं। तो भैया आर्यभट्ट प्राचीन भारत के क्या थे, महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक थे। कौन थे, आर्यभट्ट। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो भाई शून्य का आविष्कार किया, शून्य की खोज किया और दशमलव प्रणाली का इन्होंने विकास किया। इसके अलावा उन्होंने पाई का मान और ग्रहों की गति का अध्ययन भी करवाया। आर्यभट्ट के ग्रंथों में खगोल विज्ञान, ज्योतिष और गणितीय सूत्रों का विवरण योगदान मिलता है। उनकी खोजों ने भारतीय और विश्व विज्ञान को नई दिशा दी। अगला है पुराण तथा महाकाव्य। पुराण धार्मिक कथाएं, इतिहास और समाज के नियम बताते हैं। इनमें देवी देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों की कथाएं होती है। महाकाव्य जैसे रामायण, महाकाव्य क्या है भाई, रामायण क्या है, महाकाव्य महाभारत क्या है, महाकाव्य है। तो महाकाव्य क्या है, जैसे कि रामायण। देखो पुराण समझ गए ना, पुराण क्या है, धार्मिक कथा है, जिसमें धार्मिक कथाएं इतिहास और समाज के नियम बताते हैं। पुराण यही सब बताते हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, देवी देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों की कथाएं होती है। महाकाव्य कौन कौन होते हैं भाई, रामायण और महाभारत नैतिक, धार्मिक, धर्म और जीवन के आदर्श सिखाते हैं। ये साहित्य न केवल धार्मिक और सामाजिक ज्ञान देते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी संरक्षित करते हैं। अगला है कुषाणों की धार्मिक नीति। कुषाण साम्राज्य लगभग 1वीं से 3वीं है ना शताब्दी सदी में की बात है ना। कुषाण साम्राज्य कब आया, एक पहली से लेकर 3री सदी में। और कुषाण साम्राज्य ने धार्मिक सहिष्णुता और संरक्षण की नीति अपनाई। वे विभिन्न धर्मों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे। बौद्ध धर्म को उन्होंने विशेष समर्थन दिया। उनके समय में बौद्ध स्तूपों और गुफाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। साथ ही हिंदू और जैन धर्मों को भी संरक्षण मिला। इसके साथ ही हिंदू और जैन धर्मों को भी संरक्षण मिला। कला और स्थापत्य में इस नीति का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे गंधार कला, बौद्ध मूर्तियां का विकास, कुषाणों की धार्मिक नीति विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के मध्य संवाद और सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया। इससे साम्राज्य में सामाजिक स्थिरता बनी और व्यापार, कला और शिक्षा का विकास हुआ। दक्कन में राजनीतिक स्थिति। दक्कन क्षेत्र प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा। यह क्षेत्र एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्यों से नियंत्रित था। यहाँ विभिन्न राष्ट्र और राजवंश शासन करते रहे। जैसे सातवाहन साम्राज्य। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक मार्गों के कारण सत्ता संघर्ष सामान्य थे। दक्कन में सामरिक संघर्ष और सत्ता की स्थिरता दोनों दिखाई देती थी। स्थानीय राजा और सामंत अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करते थे। इसके बावजूद दक्कन संस्कृति, कला और धर्म के विकास में भी महत्वपूर्ण रहा। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का प्रभाव दिखाई देता था। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद यह क्षेत्र कला, स्थापत्य और साहित्य में समृद्ध रहा। टिप्पणी है आपका भारतीय यूनानी शासक का।
तो भारतीय यूनानी शासक या फिर ग्रेको बैक्ट्रियन एवं इंडो ग्रीक शासक प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं में आए। इन शासकों का मुख्य उद्देश्य व्यापार और सामरिक नियंत्रण था। सबसे प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक इंडो ग्रीक राजा मेनेंदर थे, जिनका उल्लेख कहाँ है, बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। उन्होंने बौद्ध धर्म संरक्षण दिया और इसकी प्रचार प्रसार में योगदान दिया। अंडरस्टैंड? शासकों ने सिक्कों और मूर्तियों के माध्यम से कला और संस्कृति में यूनानी और भारतीय शैली का मिश्रण प्रस्तुत किया। उनके शासनकाल में नगर कला, व्यापक और धर्म का विकास हुआ। भारतीय यूनानी शासक भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक आदान प्रदान और धर्म, कला एवं राजनीति के मिश्रण के प्रतीक रहे। नेक्स्ट है आपका कन्नौज का मोखरी राजवंश। कन्नौज का मोखरी राजवंश, इनकी बात करें तो ये इनका इसका शासन काल की बात करें, इनका समय आपका 6वीं से 7वीं सदी के तक रहा, ईस्वी तक। उत्तर भारत में महत्वपूर्ण था ये। कन्नौज का मोखरी राजवंश उत्तर भारत में क्या था, महत्वपूर्ण था। इस राजवंश ने गुप्त काल के पतन के बाद राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और क्षेत्रीय राज्यों पर अपने नियंत्रण बनाए रखा। उसके बाद मोखरी शासकों ने कला, संस्कृति और साहित्य का संरक्षण किया। वे हिंदू धर्म के समर्थक थे, लेकिन अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए भी ये सहिष्णुता रखते थे। अगला है उरसभा और नगरम। भाई रिपीटेड क्वेश्चंस है। उरसभा और नगरम प्राचीन भारतीय नगर व्यवस्था और सामाजिक संगठन को ये दर्शाते थे। उर छोटे गांव या कस्बे होते थे। उर जो होता था, क्या होता था, छोटा छोटा गांव को उर बोला जाता था उस समय, और कस्बे को भी। सभा जो होता था वो प्रशासनिक न्यायिक कार्यों के लिए बने स्थान थे। और नगरम बड़े बड़े नगर और शहर थे। ये संस्थाएं समाज में शासन, न्याय और व्यापार की सुविधाएं देती थी। शहरों में व्यापार, कला और संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है चालुक्यों एवं पल्लवों का उदय। चालुक्य और पल्लव दक्षिण भारत के प्रमुख साम्राज्य थे। चालुक्य वंश ने दक्कन में राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित किया। इस पल्लवों ने तमिल क्षेत्र में शासन किया और कला, स्थापत्य, साहित्य को बढ़ावा दिया। इनका उदय दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिरता, धार्मिक संरक्षण और स्थापत्य कला के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है महिलाओं की शिक्षा और संपत्ति अधिकार। प्रारंभिक भारत में महिलाओं की शिक्षा और संपत्ति अधिकार समाज और काल के अनुसार भिन्न थे। ब्राह्मण और शाही परिवारों की महिलाओं को शिक्षा का अवसर अधिक मिलता था, जबकि सामान्य वर्ग महिलाओं जो होते थे उनको सीमित कर दिया गया था। ठीक है, उनको यह सब अधिकार नहीं दिया जा रहा था। धर्म ग्रंथों में महिलाओं के लिए कुछ संपत्ति अधिकार मान्यता प्राप्त थे, जैसे सती, विधवा अधिकार और उत्तराधिकार। मध्यकाल में भी राजवंशों और नगरों में महिलाओं की शिक्षा और संपत्ति के अधिकार सामाजिक और धार्मिक नियमों से नियंत्रित होते थे। ठीक है, नियंत्रित रहते थे। अगला है द्रविड़ भाषाएं। चलिए, द्रविड़ भाषाएं दक्षिण भारत में प्राचीनतम भाषाई समूह है। इनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम प्रमुख है। द्रविड़ भाषाएं साहित्य और संस्कृति और धार्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। तमिल सबसे प्राचीन और समृद्ध साहित्यिक भाषा मानी जाती है। इन भाषाओं ने दक्षिण भारतीय कला, स्थापत्य और धर्म ग्रंथों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्पणी है। तो आप लोग क्या कीजिए, अब इसको थोड़ा सा बचा सब कर ही लीजिए। प्रारंभिक मध्य में भू अनुदान कैसे होता था, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, दूसरा पल्लव वास्तुकला ना,
ये सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन टकराएंगे। सातवाहन शासक, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त बहुत अच्छा है, मतलब ये रिपीटेड, बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, इसे भी देखना समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है कन्नौज हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष, हर्षवर्धन का प्रशासन, संगम युग में महिलाएं, ठीक है, शिल्प का संगठन, भक्ति आंदोलन, रिपीटेड है ये सब, मथुरा कला शैली, ठीक। इस तरह से ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हुए, कंप्लीट करवाया, सभी समाज समझा दिए। आप लोग अच्छा से जाइए, तैयारी कीजिए अच्छा से। नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं, व्हाट्सएप से नोट्स परचेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और एग्जाम दीजिए, एग्जाम बहुत ही सुपर जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ एक साथ सारे सब्जेक्ट का ले लीजिए, परचेस कर लीजिए, और यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। चलिए एग्जाम दीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चैनल में न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। जाने बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।